प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का अगला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। भैया बहनों, इसके पूर्व के वीडियो में आपको इटली के एकीकरण के बारे में बताया गया था। जर्मनी का एकीकरण वास्तव में जर्मनी जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई उसके बाद उसी के दौरान जब नेपोलियन का शासन आया 1815 ईस्वी में, 1805 से 1815 ईस्वी के बीच नेपोलियन का शासनकाल रहा। उसी समय जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। जर्मनी अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, कुल 39 राज्यों में, और इसने नेपोलियन ने उसको एकीकृत किया, संगठित किया। उसमें जो सबसे बड़े राज्य थे प्रशा, उसके बाद में सैक्सोनी था और बवेरिया। इन तीनों राज्यों ने मिल करके और जर्मनी के 39 जो अन्य राज्य थे और 36 अन्य राज्य तीन मिला करके 39 हुए। इन सभी राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया और एकजुट करके एक जर्मन साम्राज्य नामक राष्ट्र राज्य का गठन किया, जिसे जर्मनी के एकीकरण की संज्ञा दी जाती है। यूरोपीय इतिहास में अथवा विश्व के इतिहास में प्रशा, सैक्सोनी और बवेरिया ने कुल मिलाकर के 39 राष्ट्रों का एक संघ बनाया और उस 39 राष्ट्रों के संघ का नाम जर्मन साम्राज्य रखा। तो ऐसा एक राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। पहले जो था वह इन सभी राज्यों में राजशाही शासन व्यवस्था थी। उन राजशाही शासन व्यवस्था को समाप्त करके इसका गठन किया। इसे जर्मनी का एकीकरण कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कोई अचानक घटना नहीं थी। इसके पीछे जर्मनी के अनेक जो साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, उन्होंने लेखों के माध्यम से और अनेक फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा लेकर के और भी अनेक क्रांतियों से प्रेरणा लेकर के जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। वास्तव में जर्मनी का एकीकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान आता है वह फ्रांसीसी क्रांति का आता है। इसके पश्चात इटली के एकीकरण का आता है और जो सर्वप्रमुख योगदान आता है वह प्रशा राज्य का आता है और प्रशा राज्य के प्रधानमंत्री जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका प्रमुख योगदान रहता है। तो फ्रांस की क्रांति से एक जर्मनी में एक राष्ट्रीय विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय विचारधारा ने लोगों में एक भाषा, एक ध्वज और एक भूभाग, एक जन शक्ति और एक संस्कृति, एक सभ्यता के लोगों को एकत्रित करने की बात की और राजशाही शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात की। फ्रांसीसी क्रांति की यह प्रेरणा ने जर्मनी के एकीकरण को आंदोलित कर दिया। जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन में प्राण फूंका। इसके अतिरिक्त जो आता है इटली का एकीकरण, इसका प्रभाव भी बहुत पड़ा। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया वास्तव में 1860 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गई थी और जाकर के 1871 ईस्वी में पूर्ण हुई। 1860 ईस्वी में जो इटली बगल का ही जो छोटा सा एक देश था उसके एकीकरण की प्रक्रिया से प्रेरणा लेकर के और वहाँ के जो माउंट डी काबूर और जूसेप मेज़नी ऐसे अनेक साहित्यकार थे, वाल्टेयर थे और ऐसे अनेक जो है विचारक थे, उनसे प्रेरणा लेकर के जर्मनी की जनता भी एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की। जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसने रक्त और लौह की नीति का पालन किया वह, और जो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में लगे जो महापुरुष थे उनसे भी काफ़ी प्रभावित था और वह चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में और इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो। वास्तव में ऑटो वन बिस्मार्क का जन्म और ब्रेडेनबर्ग में, जर्मनी का एक छोटा सा शहर है ब्रेडेनबर्ग में, और 1815 ईस्वी में, जिस वर्ष नेपोलियन को बंदी बनाया गया 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा जर्मनी की जो वर्तमान राजधानी बर्लिन है वहाँ उस शहर में हुई थी प्रारंभिक शिक्षा, और उसके बाद उच्च शिक्षा भी। वह 1860 ईस्वी में रूस का राजदूत बना अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर। 1861 ईस्वी में
वह फ्रांस में पेरिस में शहर का फ्रांस में राजदूत बना और पेरिस उसका केंद्र बना। तो अपने इन दायित्वों को निर्वहन करने के पश्चात उसने यूरोप के राजनीति को समझ लिया, यूरोप के लोग क्या चाहते हैं, यूरोप की राजनीति कैसी है। जर्मनी के एकीकरण का विरोधी जो देश था वह ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था। तो ऐसे और जो प्रमुख विरोधी था वह जर्मनी के बगल का देश डेनमार्क था। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और ब्रिटेन, लग्जमबर्ग, ये सब मिल करके जर्मनी के एकीकरण के विरोधी देश थे। इन विरोधी देशों के को कूटनीति से और कंट्रोल करने का काम अब जो है ऑटो वन बिस्मार्क ने और विदेश सचिव रहते हुए कर लिया था। इसके पश्चात 1862 ईस्वी में जो प्रशा का राजा था उसने ऑटो वन बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ऑटो वन बिस्मार्क जब प्रधानमंत्री हुआ तो उसे एक मौका मिल गया जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, और वह चाहता था कि प्रशा के नेतृत्व में और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो, जिससे प्रशा ही इस जर्मनी का प्रमुख केंद्र बने, प्रमुख राजधानी बने। क्योंकि प्रशा एक बहुत बड़ा राज्य था और प्रशा का जो शासक था वो काइजर विलियम प्रथम था। काइजर विलियम प्रथम को वह राष्ट्राध्यक्ष बनाना चाहता था ऑटो वन बिस्मार्क, क्योंकि काइजर विलियम प्रथम ने और ऑटो वन बिस्मार्क की शक्ति को पहचाना, उसकी विवेक बुद्धि को पहचाना और उससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सन 1871 ईस्वी में, यानी 10 जनवरी 1871 ईस्वी में, और ऑटो वन बिस्मार्क ने डेनमार्क और ऑस्ट्रिया तथा जो लग्जमबर्ग और ब्रिटेन से चल रहे युद्धों, जो लगातार 7 वर्ष युद्ध चले, उन युद्धों में विजय प्राप्त करके अपनी कूटनीति से, अपनी चतुराई से, अपनी शक्ति से, पराक्रम से विजय प्राप्त करके और उसके एकीकरण अर्थात जर्मनी के एकीकरण के लिए एक बैठक बुलाई, और वह बैठक प्रशा के नेतृत्व में वहाँ की राजधानी में हुई। और वहीं पर ऑटो वन बिस्मार्क जो सेनापति, जो सेना के लोग थे, और अनेक जो राज्यों के छोटे छोटे राज्य थे 39 राज्य, उन राज्यों के जो शासक थे उनको भी बुलाया, और जो राष्ट्राध्यक्ष जिसे नियुक्त करना चाहता था, जो राजा था वहाँ का काइजर विलियम प्रथम, उनको भी बुला करके और वहाँ जर्मनी के एकीकरण की घोषणा की 10 जनवरी 1871 ईस्वी को। उस समय स्वयं को शासक न घोषित करके अपने जो राज्य के जो सीनियर मोस्ट थे काइजर विलियम प्रथम को उसने राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया, और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार पूर्ण हुई। तो आज के इस वीडियो में जर्मनी के एकीकरण के बारे में आपने पढ़ा, जाना और समझा। इसमें प्रमुख भूमिका में ऑटो वन बिस्मार्क था, जो 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।